दोस्तों कभी आपने सोचा है कि डामर की सड़क पर साइकिल चलाना आपके आसान होता है, लेकिन आपकी कोई खुरदरी या आपकी टूटी फूटी सड़क है उस पर साइकिल चलाना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं घर्षण यानी कि आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो आज ये हमारा पार्ट नंबर 15 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती के लिए आपके बेस्ट 5000 क्वेश्चन की सीरीज। अब दोस्तों मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि हमारे इन वीडियो को देखने के बाद आप आईआईटी, जेई या आपके जो एग्जाम होती है पीएमटी वो क्रैक कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपके इन जो मैं आपको थ्योरी कर रहा हूं इन थ्योरी को करने के बाद, ठीक है, आप रेलवे का कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा, लेटेस्ट आपसे पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और आपको पता है मैं खुद उन क्वेश्चंस को करवाता हूं। जैसे आज हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन के यानी कि घर्षण के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज ही कर लेंगे। तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि हमारा जो पूरा जो आपको कंटेंट है वो आपके पूरी तरह से रेलवे ओरिएंटेड है। यानी कि आपको यहां पढ़ने के बाद मैं जो कंटेंट करा रहा हूं ना वो आपको ना तो एनसीईआरटी मिलेगा ना आपके किसी लुसेंट की बुक में मिलेगा। मैं आपको वो कंटेंट कर रहा हूं जो बेहतर से बेहतर आपको आउटपुट दे सके। ठीक है, यानी कि आपका रेलवे में कोई भी क्वेश्चन अटके नहीं, इस प्रकार से मेरा कंटेंट आपका ये बनता है। और आपके लिए मैंने कुछ सरप्राइज गिफ्ट ही अरेंजमेंट कर दिया है। जैसे हमारी 50,000 की फैमिली हो जाएगी, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको दे दूंगा, जिससे आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। मेक श्योर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि आपका घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए हमने आपके न्यूटन की गति के नियम पढ़े थे 3। ठीक है, वैसे मेरे को ये न्यूटन की गति के जो नियम पढ़ाए थे उसी टाइम पे आपको ये टॉपिक बताना चाहिए था, लेकिन उस टाइम मिस हो गया। तो देखिए आपके न्यूटन की गति के जो नियम थे ना उसमें एक नियम था न्यूटन की गति का थर्ड नियम, जो आपके एक्शन रिएक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया का रूल भी कहलाता है। अब देखिए वो नियम क्या था? वो नियम ये था कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब हम कोई भी बल लगाते हैं किसी वस्तु के ऊपर, तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है। ठीक है, और वो दोनों बल होते हैं उनमें पारस्परिक क्रिया होती है। मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, मान लीजिए हम जैसे धरती पर चल रहे हैं, तो जब हम धरती पर चलते हैं तो हम तो आगे की ओर चलते हैं, लेकिन हमारे जो पैर होते हैं, हमारे जो लेग्स होते हैं, वो धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर पीछे की ओर एक बल लगाते हैं, जिसकी वजह से हम धरती पर चल पाते हैं। तो देखिए आपका घर्षण है ना, जो घर्षण है इसका जो आपका घर्षण है वो आपके निकल के आया है न्यूटन की गति के थर्ड नियम से। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट आया है वो न्यूटन की गति के थर्ड नियम से आया है। अब देखिए बात करते हैं घर्षण की परिभाषा की कि घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है। मतलब एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु गति कर रही है ना, तो वो उसको गति करने नहीं देता है, वो क्या करता है, उसकी गति का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कोई हैवी, मान लीजिए ये मेरे पास ये बुक है, मान लीजिए लुसेंट की बुक मेरे पास रखी गई है। अब देखिए ये मैंने इसको पकड़ रखा है, अगर मैं इसके ऊपर एक अंगुली से फोर्स लगाऊंगा, कम बल लगाऊंगा, तो मैं इसके ऊपर बल तो लगा रहा हूं लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन आपके न्यूटन गति के सेकंड नियम से हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है। ठीक है, F बराबर ma होता है नहीं होता है? तो यहां पर देखिए F बटे m बराबर a। इसका मतलब ये कि अगर वस्तु के अंदर फोर्स है और मास है तो उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए फोर्स लगाने पर, लेकिन यहां पर देखिए इसके ऊपर मैं आपका फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कम फोर्स में लगा रहा हूं ना, तो वो फोर्स गया कहां? एक्चुअल में वो फोर्स गया क्या? इस वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन या इस वस्तु के अंदर वेग क्यों नहीं आया? तो होता क्या है गाइस, यहां पर जो आपका जो वस्तु होती है उसके अंदर पाया जाता है घर्षण बल यानी कि आपका फ्रिक्शन फोर्स। ये क्या करता है, जब जो हम बल लगाते हैं उस बल को आपके वो अवशोषित कर लेता है अपने अंदर ही। यानी कि हम जो बल लगाते हैं, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि कोई वस्तु होती है गति कब करती है। जो दो प्रकार के बल होते हैं आपको बताए थे मैंने, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, यानी कि आपका बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो होता क्या है, कोई वस्तु होती है ना वो आपके गति तभी करेगी जब उस पर असंतुलित बल लग रहा है। मैंने आपको बताया था कोई वस्तु आपके मूवमेंट तभी करेगी, उसके अंदर आपका मोशन तभी आएगा जब वो आपके उसके ऊपर असंतुलित बल लगाया जाए, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया जाए। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, जब हम उसके ऊपर बल लगाते हैं तो सीधी सी बात है हमने जो बल लगाया है तो वो जो बल लगाया उसको आपका जो घर्षण है ना वो संतुलित कर देता है। ठीक है, मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ईंट लेते हैं और ईंट को हमने किस सतह पर रख रखा है। मान लीजिए ये आपकी कोई सरफेस है
और इस सरफेस पर हमने कोई ईंट है, ठीक है, ये सरफेस है, इसके ऊपर हमने ईंट एक रख रखी है, मान लीजिए किसी भी कंपनी का है, ठीक है, ये आपके किसी भी कंपनी का एक ईंट है, ठीक है। अब देखिए इस ईंट के ऊपर मान लीजिए मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, हल्का सा एक अंगुली से हल्का सा बल लगा रहा हूं, तो बताइए क्या वो ईंट आपके गति करेगी? नहीं करेगी ना। क्यों? क्योंकि देखिए बल तो हम लगा रहे हैं, लेकिन हमने लगाया असंतुलित बल, लेकिन हुआ क्या कि यहां पर जो घर्षण था, यहां पर जो फ्रिक्शन था, उसने इसको क्या कर दिया? संतुलित कर दिया। लेकिन अगर हम इससे ज्यादा बल लगाते हैं तो फिर इस वस्तु में असंतुलित बल उत्पन्न हो जाता है और फिर यह आपके गति में आ जाती है, मतलब मोशन में आ जाती है। तो आपको समझ आ गया कि घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। तो आपका जो घर्षण होता है किसी वस्तु का वह गुण होता है, वह प्रॉपर्टी होता है जो उसमें आपके उसकी जो परस्पर जो गति होती है, मतलब सापेक्ष गति, रिलेटिव जो आपका मोशन होता है, उसको आपके रोकती है, मतलब वो आपकी गति करना नहीं देती है, ठीक है। अब देखिए आप ये भी कहेंगे सर जड़त्व में और आपका जो फ्रिक्शन है दोनों में क्या डिफरेंट है, मतलब इनर्शिया और फ्रिक्शन में क्या डिफरेंट है। तो देखिए जड़त्व होता है ना, वो किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसमें आपके उसकी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। लेकिन जो घर्षण है ना, ये सापेक्ष, मतलब एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी में परिवर्तन होना, उसका विरोध करता है। ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंट है आपके फ्रिक्शन में और आपका इनर्शिया में। अब चलिए बात करते हैं यहां पर घर्षण के बारे में आगे। तो देखिए घर्षण का जो फॉर्मूला है, वैसे इसके ऊपर आज तक कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन मैं आपको दो प्रश्न यहां पर करवा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो प्रश्न है आज तक नहीं आए हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है। तो देखिए फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, इसको मैंने लिख दिया कैपिटल एफ स्मॉल एफ, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, और ये आप क्या होता है म्यू एफ के, ठीक है, म्यू एफ के बराबर आपके होता है, इसका आपका फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का। अब देखिए यहां पर जो एफ एफ है, ठीक है, ये आपका क्या है? फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन यानी कि आपका घर्षण, ठीक है, घर्षण बल का मान। म्यू क्या है? आपका घर्षण गुणांक, यानी कि फ्रिक्शन कांस्टेंट, क्या है? घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक या फ्रिक्शन कांस्टेंट है। और आपका जो एफ है वो है आपका लगने वाला बल, यानी कि फोर्स, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार नोट कीजिए और फिर मैं आपके सामने दो प्रश्न है उनको करवा के दिखाता हूं। वैसे आज तक मैंने जो पेपर देखे हैं उनमें आपके फ्रिक्शन के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है, कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन मैं आपको दो न्यूमेरिकल यहां पर कराने वाला हूं। तो आप इस फॉर्मूला है इसको आप एक नोट डाउन कीजिए और फिर मैं आपको जो क्वेश्चन है आपके करवाता हूं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर मैं आपके सामने दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके फ्रिक्शन के ऊपर आए नहीं, मतलब आ सकते हैं, अच्छे प्रश्न है, तो उनको मैं आपके करवाऊंगा, ठीक है। आप इसको एक बार फॉर्मूले को उतार लीजिए क्योंकि मेरे को जगह चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल की, ठीक है, कि न्यूमेरिकल है आपके कैसे आ सकते हैं अगर इन फ्यूचर आया तो, ठीक है। इस फॉर्मूले के ऊपर देखिए पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न देखिए कि आपका, पहला मैं आपको हिंदी में समझाता हूं और फिर आपको मैं इंग्लिश में समझा दूंगा, ठीक है। लाइट जा चुकी है यहाँ पर गांव में ना, लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं देखो वीडियो नाइट में शूट कर रहा हूँ फिर भी ना नाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर चली जाती है। चलिए तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहले तो आपको मैं हिंदी में आपका जो क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करता हूँ और फिर आपको इंग्लिश में यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपका जो पॉसिबल आ सकता है, देखिए आपको बोला है कि एक बर्फ का, एक देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ प्रश्न को फिर आपको करा। देखिए एक बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा है जिसको एक झील के ऊपर खींचा जा रहा है, यानी कि आपका क्या है, एक झील है, एक नदी है, ठीक है। झील आप जानते हो जहां पर आपकी बर्फ होती है, ठीक है, बर्फ जम जाती है, आपके पानी होता है, उसके अंदर आपकी झील होती है। तो आपसे ये बोल रहा है कि एक आपका बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, उसको आपके एक झील जो कि जमी हुई है, ठीक है, झील है जिसके ऊपर बर्फ बन गई है, पूरी आपकी झील है, वो सर्दी के मौसम में आपकी पूरी बर्फ बन चुकी है, जो आपका झील का पानी है वो आपका आइस के रूप में बदल चुका है। आपसे वो ये बोला गया है कि एक बर्फ का टुकड़ा जिसका द्रव्यमान 300 किलो है उसको इस झील के ऊपर होके गुजारा जाता है यदि इनके बीच जो लगने वाला जो घर्षण गुणांक है उसके वैल्यू आपको दे रखी है जो कि आपका होता है म्यू, इसका मान आपको दिया है 0.05 आपको दिया है। और दूसरी चीज आपको दी है कि बर्फ का जो टुकड़ा है उसका वजन है आपका 300 किलोग्राम, ठीक है। तो आपसे ये पूछा है कि आपके बर्फ के ब्लॉक पर लगने वाला घर्षण बल है यानी कि एफ, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए आपको बोला है कि ए लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस इज बीइंग पुल्ड अक्रॉस ए फ्रोजन लेक,
यानी कि आपकी लेक है जो आपके फ्रीज हो चुके हैं, उसके ऊपर होके आपका एक आइस का टुकड़ा है उसको यहां पर खींचा जा रहा है। ठीक है, यदि इस आइस के टुकड़ा है यानी कि बर्फ का टुकड़ा है, इसका जो मास है वो 300 किलोग्राम है, तो आपसे बोला है यदि इनके बीच जो आपका जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू है 0.05, है ना। तो आपसे ज्ञात करना है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ द आइस। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको ये चीज दी गई है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स का मान याद कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एफ वो किसके बराबर होता है, म्यू एफ के। किसके बराबर होता है, म्यू एफ के। अब देखिए एफ बराबर हम जानते हैं गति के सेकंड नियम से एफ बराबर एम ए होता है या नहीं होता है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर देखिए एक्सेलरेशन का मान आपको नहीं दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन अगर नहीं दिया ना तो ए किसके बराबर हो जाएगा, गुरुत्वीय यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर प्रश्न में नहीं दिया है ना तो सीधी सी बात है ग्रेविटी उस पर लगेगी, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। क्या हो गया, एफ बराबर एम जी। तो यहां पर देखिए एफ बराबर क्या हो गया, म्यू और एम जी। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए म्यू का मान ये रखा 0.05 इंटू एम का मान ये रहा 300 और जी का मान आप मान सकते हैं 10। तो देखिए इसको आप दो जीरो ना, इसको हम दे देते हैं, ये दोनों जीरो हमने इसको दान कर दी, तो ये बन गया 5, ये बन गया 3 और ये बन गया 10। तो क्या आ जाएगा 5 और ये 150। ठीक है, और 150 है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये आपका हो गया। ठीक है, 150 आपका जो 150 न्यूटन है, ठीक है, 150 न्यूटन, ठीक है, 150 न्यूटन है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और इसको हमने कैलकुलेट आपके सामने कर दिया है 150। ठीक है, 150 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका था म्यू एम जी। पहला आपका न्यूमेरिकल इसको हो गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और फिर मैं आपके सामने एक और ऐसा ही न्यूमेरिकल आपके सामने करवा देता हूं। ठीक है, तो आपके पॉसिबली जो क्वेश्चन आ सकता है वो ऐसा ही आएगा। अगर आ सकता है तो आज तो देखिए आया नहीं है फ्रिक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है तो ये फॉर्मूला होता है और उसके आधार पर आपका प्रश्न है वो आ सकता है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। दूसरा प्रश्न है वो भी हम कर लेते हैं। देखिए ऐसा ही है दूसरा प्रश्न भी। देखिए पहले मैं आपको हिंदी वाले स्टूडेंट है उनके लिए बोलकर दिखाता हूं, फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए। देखिए आपको यह बोला है कि एक आदमी है, ठीक है, मान लीजिए आपका इस प्रकार से है कि मान लीजिए यहां पर आपका एक नदी है, ठीक है, और यहां आदमी खड़ा हुआ है और इस नदी के यहां पर कोई टापू बना हुआ है, यहां पर कोई टापू बना हुआ है। ये आदमी इस नदी से होकर इस टापू पर जाना चाहता है। ठीक है, टापू तो आप जानते हैं ना, आइसलैंड। ठीक है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो आपके पृथ्वी पर जमीन पर खड़ा हुआ है, बीच में नदी है और यहां पर आपका क्या है, एक टापू है, आइसलैंड है। ये व्यक्ति इस टापू पर आइसलैंड पर जाना चाहता है। आपको क्या दिया है, आपको यह दिया है कि नदी के अंदर कीचड़ भरा हुआ है। ठीक है, नदी जो होता है उसके अंदर कीचड़ भरा हुआ है। आपसे यह बोला है कि एक व्यक्ति नाव लेकर जाता है और नाव का जो वजन है, ठीक है, यानी कि नाव जो होती है आपकी याच, उसका वजन आपको दे 40 किलो की नाव आपका एक व्यक्ति है वो लेकर जाता है और नाव और कीचड़ के बीच जो घर्षण आपका जो गुणांक लगता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो आपका दिया है म्यू बराबर 0.4। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि नाव पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स ज्ञात कीजिए, एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बता दूं, ए मैन हैज टू पुश हिज बोट on the shore across the mud to get the water. The coefficient of friction between the boat and mud is given by mu is equal 0.4. If the boat has a mass of 40 kilogram, calculate the magnitude of force by friction. ठीक है, यानी कि आपको दिया है कि एक व्यक्ति है वो आपके इस जगह पर खड़ा हुआ है, बीच में आपकी नदी है ना, और आपके टापू पर जाना चाहता है। अगर आपका यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है तो वो इससे अपनी जो याच है, अपनी जो नाव है, उसको इस नदी के ऊपर होकर इधर टापू पर ले जाना चाहता है। अगर इसका जो वजन है उसकी नाव का वो 40 किलो है। ठीक है, और आपका जो घर्षण गुणांक दिया है कीचड़ का और आपका नाव का वो 0.4 है। तो आपसे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज्ञात की है। बिल्कुल इसी की प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो आपका होता है म्यू एफ बराबर आपने देखा था एम जी होता है, म्यू एम जी। तो देखिए म्यू का मान आपको दिया है 0.4, एम का मान ये रहा 40। ठीक है, और आपका जो जी का मान हम ले लेंगे 10। ठीक है,
जो कैलकुलेट करते थे 4, इसको देखिए ये 0 हम इसको दे देते हैं तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 40, तो 160 न्यूटन। क्या आंसर आ जाएगा? 160 न्यूटन है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि आपकी जो नाव है उस पर लगने वाला जो घर्षण बल है उसका मान आ जाएगा 160 न्यूटन। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके जो फ्रिक्शन है उससे पॉसिबल क्वेश्चन। अब हम देखते हैं घर्षण होता है वो कितने प्रकार का होता है, फिर हम देखेंगे घर्षण से क्या बेनिफिट होते हैं, फिर हम देखेंगे घर्षण से क्या आपके नुकसान होते हैं, क्या हानियां होती हैं। तो अभी आपका टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर साइड में हो जाता हूं और फिर हम देखेंगे आपका घर्षण होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके घर्षण है वो कितने प्रकार के होते हैं। वैसे देखिए अगर आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा कि आपका घर्षण होता है वो आपका स्टैटिक होता है, काइनेटिक होता है, लेकिन ये आपके जो मैंने लिखा है वो आपके एनसीईआरटी पे पैटर्न पर है और ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको पता है एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, हम कोई आईआईटी या जेईई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको पता है रेलवे होती है वो ज्यादातर एनसीईआरटी से क्वेश्चन है उनको यूं का उठा के टेकती है, तो जो एनसीईआरटी में दिया है वो मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए तो यहाँ पर जो पहला प्रकार इन्होंने रखा है वो आपका सीमांत घर्षण होता है, मतलब लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए आपकी ये जो बुक है, मान लीजिए ये बुक है, इसको मुझे आपका धक्का लगाना है, इसको मेरे को मूव करना है, तो मैं इसके ऊपर बल लगाऊंगा। मान लीजिए मैं इस अंगुली से है ना, इस फिंगर से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं जब तक इस पर बल लगाता रहूंगा है ना, कब तक बल लगाऊंगा? जब तक ये आपके गतिशील नहीं हो जाए। मैं अगर शुरुआत में कम बल लगाऊंगा तो इसमें कोई गति नहीं होगी, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद, निश्चित लिमिट के बाद इसमें गति होना शुरू हो जाएगी। तो वह बिंदु है ना जब आपके जो ये बुक है वो गति, मतलब उसमें गति शुरू हो जाती है, उसे हम बोलेंगे सीमांत घर्षण। यानी कि जब आपके जो वस्तु है वो मूव होना शुरू हो जाती है, जस्ट ना तो उससे ज्यादा ना उससे कम। यानी कि मान लीजिए कोई स्थिर वस्तु है और उसके ऊपर हमने बल लगाया, तो वह बल जिससे आपकी वस्तु है वो आपके गतिशील हो गई है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं लगाना, कम भी नहीं लगाना, जस्ट जब आपके वस्तु में आपका स्टार्ट हो ही गया है, ठीक है, बल लगाने पर उसका जो स्थिरपन है वो खत्म हो गया और वस्तु मोशन में आ गई है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो आपके सीमांत घर्षण की स्थिति में है। बस इतना सा आपके सीमांत घर्षण के बारे में। फिर आपके ये दो प्रकार हैं जिसको आपके बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो ये, इनमें से आपका किसका मान अधिक होता है, तो ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन है आपके आया हुआ भी है ग्रुप डी में कि आपका किसका मान ज्यादा होता है। ध्यान रखना है कि आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, मतलब सर्पी घर्षण, इसकी वैल्यू होती है वो आपके ज्यादा होती है, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन इसकी वैल्यू कम होती है। तो देखिए दोनों को समझते हैं, सर्फी घर्षण और आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता क्या है। तो देखिए दोनों में आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, वैसे दोनों के दोनों घर्षण है, दोनों के दोनों गति का विरोध करते हैं, लेकिन देखिए आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ना, ये आपके दो सतहों के बीच लगता है, मतलब दो सरफेस। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके एक हाथ है, अगर दोनों में आपका एक प्रकार से गति हो रही है, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं सर्दियों में, आपने देखा होगा सर्दियों में हम गर्मी लेने के लिए आपके हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो हाथ है उनमें गर्मी आ जाए और जिससे हमारे जो हाथ है वो अच्छे से काम करने लग जाए। तो उस समय आपको ध्यान रखना है जब हम ऐसे 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 करते हैं, हाथों को ऐसे आपके स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ध्यान रखना है कि वो आपका होता है कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि आपका सर्पी घर्षण। इसके अलावा आपने ताश तो जरूर खेली होगी, ठीक है, कार्ड के आपने जरूर खेली होंगी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो कार्ड होते हैं 52, उनको क्या करते हैं ऐसे स्लाइड करते हैं, ठीक है, करते हैं ना, तो वो आपका कौन सा फ्रिक्शन होता है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, वो आपका होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जी आपका जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ये आपको ध्यान रखना है कि दो सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है, अकेली किसी सरफेस के बीच में नहीं लगता, दो सरफेस के बीच जब गति होती है। देखिए ताश जो होती है, मान लीजिए कार्ड जो होती है, तो कार्ड में क्या होती है, ऊपर वाली गति नीचे वाली गति, ऐसे घूमते हैं दोनों। अगर हम जैसे हाथ हैं इनको ऐसे मलते हैं, ऐसे करते हैं, तो दोनों हाथ गति करते हैं ना, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपका जो सर्पी घर्षण है, मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो आपके दोनों सतहों के बीच जब गति होती है तब आपका लगता है। अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक है, जिसको आपका लोटनी घर्षण बोलते हैं या फिसलने वाला आपका घर्षण बोलते हैं। यानी कि जब वस्तु आपके फिसल रही हो, किसी के ऊपर से लुढ़क रही हो, फिसल रही हो, ठीक है, मान लीजिए आपका ये बॉक्सर यहां से लुढ़क रहा है, तो फिर आपका ये कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि आपका लोटनी घर्षण। कैसे,
मान लीजिए बास्केटबॉल है, उसको कोर्ट पर लुढ़क रही है। कोर्ट क्या होती है, जिस पर आपका बास्केटबॉल खेला जाता है, तो वहां पर लुढ़का रहे हम, तो वह आपका एग्जांपल हो जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन का। और ध्यान रखना है कि यह आपका एक ही सतह पर होता है, ठीक है, एक ही सतह पर होता है। मान लीजिए जैसे हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, ठीक है, या हम जैसे किसी बर्फीले स्थान पर चल रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका ये वाला होता है रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब हम एक प्रकार से चल रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु लुढ़क रही है, यानी कि एक ही सतह में जब परिवर्तन हो रहा है, जब दोनों सतह नहीं चल रही हैं, जैसे हम पृथ्वी पर चल रहे हैं, तो सीधी सी बात है परिवर्तन हम में हो रहा है, बल्कि हम फोर्स दोनों लगा रहे हैं। हम पृथ्वी पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या धरती में कोई गति हो रही है? धरती तो अपनी अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन हम गति कर रहे हैं। मतलब दोनों में सब एक वस्तु में गति होती है, एक ही सतह में जब आपके एक सतह पर जो फ्रिक्शन लगता है वो आपका होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जहां से आपके अच्छे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर बात करते हैं आपका लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट क्या होते हैं और कैसा काम लिया जाता है, ठीक है। अब चलिए, यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये आपके घर्षण के अलावा एक आपका द्रव घर्षण भी होता है, मतलब आपका लिक्विड फ्रिक्शन भी होता है। वो क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा, जैसे आपने दरवाजे होते हैं, दरवाजे दूर से होते हैं, वो कई बार आवाज करते हैं, साउंड करते हैं, तो हम उनके ऊपर तेल या ग्रीस लगा देते हैं या ना, जिससे वो आवाज नहीं करते हैं, तो वो आपका द्रव वाला घर्षण होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आपके कि यहाँ पर देखिए अच्छे प्रश्न है, इनकी हम बात करते हैं। देखिए पहला कि यहाँ पर आपके जो अंतरिक्ष में जो जाने वाले आपके वाहन होते हैं, जैसे कि आपका अंतरिक्ष यान है, उनमें आपका डिजाइन है वो आपका स्पेशल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उनमें कम से कम घर्षण लगे। आपने देखा होगा कि आपके जो एरोप्लेन होते हैं या आपने फ्लाइट देखी होगी, रॉकेट देखे होंगे, उनका आकार इस प्रकार से यूं बनाया जाता है, आगे से पैना, मतलब आगे से छोटा पीछे से बड़ा, ताकि उन पर हवा का जो घर्षण बल है ना वो कम से कम लगे। आपने देखा होगा उनको ना कि शिप जो होते हैं, शिप में तो खैर पानी की वजह से ऐसा होता है, लेकिन आपके जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन, उनका आकार आपने देखा होगा कि उनका आकार इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है ताकि उन पर लगने वाला फोर्स है ना, जो आपका घर्षण वाला हवा का जो घर्षण है, एयर का जो फ्रिक्शन है, वो कम से कम लगे, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा बात करते हैं यहां पर अगला कि हम घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन को कम करने के क्या उपाय हैं, और ये प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके जो घर्षण है ना, घर्षण से आपको पता है कि घर्षण जो होता है उससे आपको पता है हमारे जो वाहन होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हमारे वाहनों के जो पुर्जे होते हैं, ठीक है, वो आपके घिस जाते हैं, तो उनको हमको बचाने के लिए घर्षण को कम करना पड़ता है। अब घर्षण को कम करने के तरीके क्या है? देखिए, पहला तरीका कि आपके जो घर्षण होता है, अगर चिकनी सतह उसके कर दी जाए, ठीक है, अगर उसके अंदर लुब्रिकेंट लगा दिया जाए, है ना, स्नेहक लगा दिया जाए। देखिए लुब्रिकेंट क्या होता है, पहली बात करें लुब्रिकेंट क्या होते हैं। तो लुब्रिकेंट वे आपके पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। लुब्रिकेंट स्नेहक, ठीक है। और एक आपको बता दूं, शुष्क स्नेहक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ग्रेफाइट जो होता है ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट, वो आपका शुष्क स्नेहक होता है, मतलब आपका ड्राई लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो हम केमिस्ट्री में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके लुब्रिकेंट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग आपके जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसको कम करने में उपयोग लिया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स, ठीक है। तो पहला हम ये कर सकते हैं कि लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं लुब्रिकेंट के रूप में, आपके ऑयल हो सकते हैं उनका यूज कर सकते हैं, या आपके लुब्रिकेंट का काम करते हैं, ठीक है, स्नेह का काम करते हैं, और इससे आपका जो फ्रिक्शन है वो आपके कुछ हद तक आपके कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के अगले उपाय, तो मान लीजिए आप किसी बॉक्स को आपका मूव करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपने देखा होगा कि जैसे सूटकेस होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा और रियल लाइफ में भी देखा होगा कि आपके जैसे जो आपका एयरपोर्ट होते हैं, वहां से अगर जो लोग जाते हैं, ट्रेन से लोग सफर करते हैं, वो आपके सूटकेस होते हैं, उनके नीचे पहिए लगाते हैं, व्हील लगाते हैं, ताकि वो सामान है वो इजीली ले जा सकें, ठीक है। तो वो किस लिए होता है? वो आपके फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है, और वो आपका एक प्रकार का लोटनी घर्षण का उदाहरण होता है। किसका? रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना, उसका एग्जांपल है कि मान लीजिए आपका सूटकेस है, तो नीचे की ओर आपने देखा होगा, ठीक है, नीचे की ओर उसमें पहिए लगे होते हैं, और आजकल आपको पता है जैसे बक्से, हम किसी काम के लिए स्टोर करने के लिए बक्से लेके आते हैं, बहुत सारी चीज लाते हैं स्टोर करने के लिए, तो उनमें आपके आजकल वो नीचे की ओर पहिए लगे आते हैं, ठीक है, वो आपके फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपके आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये आपके इस प्रकार से हम कर सकते हैं इनको। आपका एक और एग्जांपल है कि आप जो बियरिंग होती है, ठीक है, बेयरिंग इसको बोलते हैं, बेयरिंग या बियरिंग, वो आपके पहिए जैसे ही आती है, आपने देखा होगा बियरिंग, ठीक है, आपका पहिया होता है ना, उसी की तरह आती है बियरिंग, ठीक है। ये तो हमने बचपन में खूब चलाई है, ठीक है। बियरिंग आपके ऐसी होती है, ठीक है, आपने ठीक है, आपने देखा होगा, ये आपके बहुत जगह लगी होती है, इसको बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग भी आपको घर्षण को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, इसके पहिए बनाए जाते हैं और बहुत सारी मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है बियरिंग का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इनका उपयोग कर सकते हैं घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं घर्षण की आवश्यकता होती क्यों है, ठीक है, कि सर घर्षण तो आपका एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये तो आपके वस्तुओं में नुकसान करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए घर्षण है, तो घर्षण से देखिए आपको बता दूं कि घर्षण जब किसी वस्तु के ऊपर लगता है तो वस्तुओं की वो गति का विरोध करता है। तो सर फिर घर्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको, ठीक है भाई, घर्षण से क्या लाभ होते हैं हमको। तो आपको ध्यान रखना है कि घर्षण जो होता है ना, वो हमारे जो वाहन होते हैं उन्हें ब्रेक जो लगते हैं ना, वो घर्षण की बदौलत ही लगते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो वाहनों में ब्रेक नहीं लगा सकते। क्या बहुत सारे एग्जांपल है जो आपके घर्षण पर आधारित है, सारे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए, तो पहली बात तो ये कि आपके मशीन की दक्षता होती है वो आपको कम करता है, लेकिन फिर भी आपके जो घर्षण है उससे आपके बहुत सारे बेनिफिट है और बहुत सारे आपके लाभ है। पहला देखिए बेनिफिट आपका, मतलब घर्षण है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। पहला, आपने देखा होगा कि माचिस जो आती है, मैच जो आती है, माचिस आप जानते हैं ना नॉर्मली, ठीक है, अब तो मेरी जेब में नहीं है, ठीक है, साइड में रख रखी है, माचिस आप जानते हैं। तो माचिस का जो यूज है, आपने देखा होगा माचिस में आपके लाल फास्फोरस लगा होता है और उसमें आपका हम जो उसकी सीक आती है उससे हम, आपको पता है, बहुत सारे काम लेते हैं, आग जलाते हैं। तो अगर उसकी सतह को खुरदरा नहीं बनाए ना साइड में, तो आपके माचिस है वो नहीं जलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपके फ्रिक्शन के कारण ही आपके जो माचिस है वो काम कर पाती है। पहला एग्जांपल ये। दूसरा, हम सड़क पर जो चल पाते हैं ना, कहीं भी ऐसे हम मूव कर रहे हैं सड़क पर, क्या कहीं भी चल पाते हैं, है ना, हमारी जो गति होती है वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है। जब हम जो आपका घर्षण होता है ना, इसकी वजह से ही चल पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आपका जो घर्षण है, घर्षण के कारण ही हमारे जो प्रतिक्रिया बल है ना वो आपके लगता है। चौथा, आपके घर्षण के कारण जो पहिए होते हैं वो आपके गुड़क पाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपके जो पहिए हैं वो आपके नहीं गुड़केंगे। और आजकल आपको पता है कितने सारे जो वाहन चल रहे हैं वो आपके नहीं चल पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा यदि घर्षण बल का मान कम हो जाता है तो कभी कभी रेत या कीचड़ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पहिया होता है आपका नहीं घूम पाता, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वाहन हो जाते हैं वो फंस जाते हैं पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर, ठीक है। जो ट्रैक्टर है आपके कुछ सामान लेकर आ रहा है तो आपको कीचड़ में फंस जाता है, वो निकलता नहीं है ना। तो आपने देखा होगा वो इसलिए कि वहां पर जो फ्रिक्शन है पानी के कारण, लिक्विड के कारण वहां पर फ्रिक्शन कम हो गया। और फ्रिक्शन होता है वो आपकी गति के लिए जिम्मेदार होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपकी जो वस्तु गति नहीं करेगी, तो आपका पानी है, कीचड़ है, उसके अंदर आपका जो वाहन है वो फंस जाएगा। ये आपने अच्छे से देखा होगा। और आपने बाइक जो चलाई होगी तो सीधी सी बात है, बाइक आपने चलाई और कहीं बीच में कीचड़ है तो आप वहां चलाएगा तो बाइक चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको होती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि वाहनों के टायर होते हैं घर्षण बनाने के लिए खुरदरे बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी आपने ये सोचा नहीं है कि जैसे वाहन होते हैं उनके टायरों में, आपने देखा होगा, जिसमें आपको नॉर्मली कोई टायर बना के दिखाऊं लास्ट का, तो आपने यहाँ पर देखा होंगे ऐसे, यहाँ पर देखिए ऐसे कटिंग सी अलग अलग स्टाइल में क्यों बनाई जाती है। आपने सोचा कि ट्यूब होती है ना, जैसे आपके ट्यूब होती है ना, ट्यूब वो बिल्कुल स्लिम होती है, ठीक है। तो ऐसे आपका टायर स्लिम क्यों नहीं होता, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि फ्रिक्शन की वजह से ही, फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो ही आपकी वस्तुएं गति करेगी। तो फ्रिक्शन आवश्यक घर्षण प्राप्त करने के लिए आपके जो टायर होते हैं, आपके साइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, है ना, कोई भी कार, ट्रक, किसी को भी ले लो, आपका जो ट्रक, आपके टायर होते हैं वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। खुरदरे अलग अलग डिजाइन के आपके खुरदरे बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इस वजह से हम वो चलाए जाते हैं। इसके अलावा वाहन को रोकना है तो वाहन को रोकने के लिए भी आपकी जो ब्रेक इस्तेमाल की जाती है ना, वो आपके फ्रिक्शन की वजह से होती है, मतलब घर्षण की वजह से ही होती हैं। और घर्षण की वजह से ही हम जो डामर की सड़क पर उस पर अच्छा चल पाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, खुरदरी सतह पर हमको चलने में प्रॉब्लम होती है, जो आपको शुरू में बताया था। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपने एक चीज और देखी होगी कि कई बार चिकनी सतह होती है। मान लीजिए आपकी कोई छत है, आपकी सरफेस है, फ्लोर है, उसको आपने चिकना कर रखा है, उसके अंदर आपने ऑयल गिर गया गलती से, और अगर आप भग रहे हो तो सीधी सी बात आप कई बार गिर जाते हो। और आपने ये भी देखा होगा कई बार, जैसे मान लीजिए कोई केला पड़ा हुआ है, केले का छिलका बनाने का छिलका पड़ा हुआ है, अगर उसके ऊपर आपका पैर लग जाता है तो आप गिर क्यों जाते हो, तो ये आपके फ्रिक्शन की वजह से होता है, क्योंकि वहां पर आपकी जो फ्रिक्शन है, मतलब जो घर्षण है, उस
उसकी वैल्यू कम हो जाती है चिकनाई की वजह से, इसलिए हम वहां पर गिर जाते हैं, हमारे चलने में प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं घर्षण से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और उनको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं आपके लिए, जिससे आपको नोट करने में प्रॉब्लम भी वो आसानी रहेगी। ठीक है, फ्रिक्शन से क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। और ये फिर हम करेंगे आपके फ्रिक्शन से यानी कि घर्षण से जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको। तो चलिए आपके सामने मैं यहाँ पर आपके बेनिफिट है, क्या क्या बेनिफिट है, इधर मैं लिख देता हूँ आपके एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज यानी कि आपके लाभ मैं इधर लिखता हूं कि आपके फ्रिक्शन से क्या बेनिफिट होते हैं, और इधर मैं लिखता हूं डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज यानी कि क्या हानियां हैं। ठीक है, क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। पहला, इससे क्या लाभ होता है, पहला कि हम चलने में सहायता होती है, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम सड़क पर या कहीं भी चल सकते हैं, यानी कि चलने में सहायक, चलने में हेल्प, यानी कि हम वॉकिंग जो करते हैं ना, हम वॉकिंग जो करते हैं वो फ्रिक्शन की बदौलत ही करते हैं। पहला एडवांटेज तो ये। दूसरा एडवांटेज कि यहाँ पर आपके जो आपके सड़क पर जो घूमते हैं, आपके जो आपने देखा होगा कि सड़क पर आपके क्या होते हैं कि जो पहिए होते हैं वो घूम क्यों पाते हैं, वो घर्षण की वजह से घूम पाते हैं। सड़क पर जो घुमावदार स्थान होते हैं वहां पर आपके कोई बाइक होती है, कोई भी आपके कार ले लीजिए, ठीक है, वो घूम क्यों पाती है, वो इसी वजह से घूम पाती है क्योंकि वहां पर आवश्यक फ्रिक्शन उनको मिल जाता है। ठीक है, अगर घर्षण नहीं होगा तो वस्तु आपकी घूम नहीं पाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा बेनिफिट इससे क्या होगा, इसकी सहायता से आपने दीवार में कील या पेच, ठीक है, दीवार में कील या पेच आप लगा सकते हो। दीवार में आप बिना फ्रिक्शन के कोई कील आप नहीं ठोक सकते। आपने देखा होगा जैसे बोर्ड को मैंने रोक रखा है, स्टेबल कर रखा है, तो उसमें कुछ कील लगा रखे हैं, तो बिना आप घर्षण के, बिना फ्रिक्शन के आप कोई भी कील, कोई भी पेच दीवार में नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से जो मैं लिख रहा हूं ना, ये जो भी कुछ लिख रहा हूं वो फ्रिक्शन की बदौलत ही लिख रहा हूं। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिख सकता, ना आप बुक में आपकी जो कॉपी है उसमें कुछ नहीं लिख सकते। तो ये भी आपके फ्रिक्शन की वजह से होता है कि हम जो लिख पाते हैं ना, है ना, जो भी लिख पाते हैं, ठीक है, जो रिटर्न करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो हम इसी की बदौलत करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही। ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होगा हम लिख नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कि आपका गांठ लगाते हैं ना, कुछ भी आपने धागा या रस्सी देखा होगा, रस्सी या धागे के अंदर गांठ लगाते हैं ना, ऐसे बांधते हैं, वो आपके फ्रिक्शन की वजह से होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा आप गांठ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे आपके थे। इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जांपल और है जो आपको बता दूं, देखिए कि यहाँ पर आपके ब्रेक लगाना, ठीक है, ब्रेक लगाना, ब्रेक ये तो भूल गया मैं कि ब्रेक लगती है वाहनों में, ठीक है, वो आपके इसकी बदौलत होती है फ्रिक्शन की वजह से, ये आपका एडवांटेज ही है। ठीक है, ब्रेक लगाना, आप ब्रेक लगाओगे तभी तो आपके बचोगे, तो ब्रेक नहीं होंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ब्रेक जो लग पाते हैं वो आपके घर्षण की बदौलत ही लग पाते हैं। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि आपका जो आपके क्या होती है, जैसे आपकी मशीन होती है, तो मशीन में पट्टा लगा हम किसी दूसरी मशीन को हम अटैच करते हैं। आपने देखा होगा जैसे गाँव में आपको पता है जो आपका भैंसों का चारा होता है उसको काटने के लिए मशीन का यूज किया जाता है, तो वहां पर हम अटैच करते हैं, जैसे मशीन होती है उसको मोटर जो रहती है, ठीक है, जो आपके मैकेनिकल मोटर होती है उसको हम अटैच करते हैं और उसकी सहायता से फिर वो आपके घूमती है। तो उसको अटैच हम इसलिए कर पाते हैं आपके फ्रिक्शन की बदौलत ही। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एडवांटेज हैं फ्रिक्शन के। ठीक है, फ्रिक्शन से ये सारे के सारे आपके लाभ है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रिक्शन से क्या नुकसान है, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन हानिकारक भी है। ठीक है, कैसे, देखिए पहला हानि कि आपके घर्षण के कारण ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, यानी कि आपके जो आपके फ्रिक्शन है वो वस्तुओं को चलने से रोकता है, मतलब उसकी गति में बाधा बनता है, तो हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपका जो घर्षण होता है ना, घर्षण से आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। ये प्रश्न है ना, ये ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पूछा भी गया है कि घर्षण के कारण जो ऊर्जा हानि होती है वो कहां चली जाती है। तो ध्यान रखना है कि घर्षण के कारण ऊर्जा हानि तो होती है, लेकिन ये जो ऊर्जा हानि होती है ना वो आपके तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, अभी दिखाते हैं। मान लीजिए आपने ब्रेक लगाया, आपने, ठीक है, ब्रेक लगाया, तो सीधी सी बात है ब्रेक लगाओगे तो आप उस टायर को एक बार टच कर देखना, गर्म होएगा नहीं होएगा, ठीक है, होएगा ना। तो यानी कि जब किसी के ऊपर अगर हमने घर्षण लगाया
तो घर्षण बल जो होता है ना, उसकी बदौलत आपके जो इसके अलावा देखिए ऊर्जा हानि होती है ना, वो कई चीजों में जाती है। एक तो ताप में, तापीय थर्मल एनर्जी, उसके अलावा आपका ध्वनि, ठीक है, यानी कि साउंड, दो में आपके मेन रूप से कन्वर्ट हो जाती है। आप बोलेंगे सर ध्वनि में कैसे? तो देखिए जब हमने ब्रेक लगाते हैं वस्तु के ऊपर, तो ब्रेक लगाए तो आपने आवाज तो देखी होगी ना, पहिए की आवाज, ब्रेक लगने की आवाज आती है, तो वो आवाज ना, ये ऊर्जा की हानि हुई है ना, वो आपके ध्वनि में भी कन्वर्ट हो जाती है, और ऊर्जा की जो हानि है वो आपके तापीय ऊर्जा में, यानी कि आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाने के स्थान पर आप जो रिम है बाइक का, उसके ऊपर हाथ लगा के देखना, वो आपको गरम गरम मिलेगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि ऊर्जा जो हानि होती है फ्रिक्शन से, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना, ऊर्जा हानि जो होती है वो आपके तापीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी और आपके ध्वनि ऊर्जा मतलब साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला डिसएडवांटेज हो गया कि इससे ऊर्जा की हानि होती है। दूसरा, इससे जो दक्षता होती है मशीन की, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, उसमें आपके प्रॉब्लम आती है, यानी कि जितना इनपुट हम किसी मशीन को देते हैं उतना आउटपुट हमको नहीं मिल पाता, क्योंकि आपका फ्रिक्शन होता है वो कुछ न कुछ एनर्जी हमका लॉस करता है। इसलिए यहाँ पे जो दक्षता होती है मतलब एफिशिएंसी होती है, वो वस्तु की एफिशिएंसी में कमी हो जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन के कारण। तीसरा, अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो लगभग 20% एफिशिएंसी है वो आपके नॉर्मली कम प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर आपने देखा होगा कि आपके कल पुर्जे जो होते हैं बाइक के, कल पुर्जे का मतलब आपने देखा होगा, जैसे ब्रेक लगाते हैं या ऊबड़ खाबड़ वाली सड़क पर अगर हम बाइक चलाएंगे तो हमारी जो बाइक है उसमें मेंटेनेंस बहुत जल्दी मांग लेती है, ठीक है। तो कल पुर्जे होते हैं वो टूट फूट जो होती है वो आपके इसकी वजह से ही होती है, घर्षण की वजह से ही, फ्रिक्शन की वजह से ही। फ्रिक्शन है, इसी की वजह से जो कलपुर्जे होते हैं उनमें आपकी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा यहां पर आपकी जो घर्षण होती है, घर्षण के कारण आपके उच्च मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, वो हमने पहले ही बता दी। तो वो आपके जो दक्षता होती है उसको आपके कम करती है। तो ये आपके गाइस सारे के सारे आपके घर्षण के एडवांटेज थे और डिसएडवांटेज थे, ठीक है। तो ये हमारा जो आपका घर्षण का टॉपिक है वो खत्म होता है। और अब हम कर लेते हैं आपके रेलवे भर्ती में 2018 ग्रुप डी, एनटीपीसी 2015, आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन 2018 की जो परीक्षा में जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे फ्रिक्शन घर्षण वाले टॉपिक से, आप खुद उन क्वेश्चंस को देख लीजिए कि क्या थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे या नहीं। इसी प्रकार से हमारी जो पूरी क्लासेस रहेंगी, पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा और थ्योरी करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। इतना अब आपको मैं बोल रहा हूं। और गाइज वीडियोस को डेली देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस चला रखी हैं और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपके पेड कोर्सेज भी इनके लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ये क्लासेस लॉन्च कर रखी है और फ्री ही रहेंगी। आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए तो आप इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो ठीक है, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। बात कर लेते हैं घर्षण यानी कि फ्रिक्शन से आपके रेलवे भर्ती बोर्ड में जो प्रश्न आए हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं इस टॉपिक से, ठीक है। आपके 10 क्वेश्चन टोटल में इस टॉपिक से आए हुए हैं। चलिए सबको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपके घर्षण के बारे में सत्य नहीं है, मतलब फ्रिक्शन के बारे में ट्रू नहीं है। देखिए आपको पहला दिया कि घर्षण वह बल होता है जो संपर्क दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, जो कि इसकी डेफिनेशन यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपका जो घर्षण बल होता है वो सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा, घर्षण वह बल होता है जो सतह पर चलने का कार्य करता है, उसे हम स्लाइडिंग घर्षण कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि स्लाइडिंग घर्षण होता है वो आपके सतह पर जब चलते हैं, जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं तो उसमें हम चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग घर्षण, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट, ठीक है, टूट फूट इसका कारण होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मशीनों में जो घर्षण होता है, ठीक है, वो आपको पता है मशीनरी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए जिम्मेदार होता है। आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट आपका है कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई रोलिंग घर्षण, ठीक है, रोलिंग घर्षण का मतलब क्या होता है कि आपका रोलिंग घर्षण का मतलब है कि हमने उसको पहिए लगा दिए नीचे की ओर, तो होता है क्या कि वो वाला फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू तो क्या होगी आपके कम होगी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है।
अगला प्रश्न आपसे बोला है कि ब्रेक लगाने के बाद एक जो कार है वो किस बल के कारण रुक जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेक लगाने के बाद आपका उसके अंदर घर्षण बल के कारण आपकी जो वस्तुएं हैं वो आपके रुक जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है कि यदि हम किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं करते हैं तो यह किस कारण रुक जाती है। मतलब हमने किसी वस्तु के ऊपर बल नहीं लगाया, मान लीजिए हमने बॉल उसको फेंक दिया, तो थोड़ी देर के बाद वो आपके स्टेबल क्यों हो जाती है, मतलब स्थिर अवस्था में क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर एक घर्षण बल लगता है जो उसकी गति का विरोध करता है, फ्रिक्शन बल उसके ऊपर लगता है। अगला प्रश्न है कि दो सतहों के बीच की अनियमितता के कारण क्या होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि दो सतहें होती हैं, जब वो अनियमित होती हैं, ठीक है, यानी कि आपका वो इरेगुलरिटी होती हैं, तो उनके बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। अगला प्रश्न है आपका, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चल रही है तो इसके पीछे का जो पहिया है वो घर्षण बल किस दिशा में लगाएगा। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो घर्षण ना एक प्रकार का विपरीत दिशा में लगता है, मतलब आपकी साइकिल जिस दिशा में चल रही है उसकी विपरीत दिशा में लगेगा। तो आपकी साइकिल चलती है, आपको ध्यान रखना आगे की ओर, तो सीधी ही बात है जो पहिया है वो घर्षण किधर को लगाएगा, पीछे की ओर, ठीक है, इसकी वस्तु को रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम दिशा में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका जो घर्षण है वो आपका काम करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में किस गुण का उपयोग किया जाता है। कार होती हैं उनमें जो ब्रेक लगाए जाते हैं, तो ब्रेक लगाने में आपके किस टेक्नोलॉजी का या कौन सा प्रॉपर्टी होता है पदार्थ का वो आपका काम लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए घर्षण, आपका जो घर्षण होता है, आपको मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया था ना, तो ये एडवांटेज ही होता है घर्षण का। घर्षण का आपका पॉजिटिव इफेक्टिव होता है, मतलब एक प्रकार का घर्षण का लाभ ही होता है ब्रेक लगाना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि घर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। तो आप जानते हैं घर्षण जो होता है हमेशा आपका नेगेटिव बल कार्य करता है एक प्रकार से। ठीक है, तो आपको एक ध्यान रखना है, घर्षण होता है वो आपकी वस्तुओं का विरोध करता है गति का, है ना, तो यह एक प्रकार का क्या होता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, घर्षण के द्वारा किया गया कार्य आपका क्षय नहीं होता है जबकि यह किस रूप में बदल जाता है। यानी कि आपको मैंने बताया था कि जो घर्षण होता है ना वो आपके वस्तुओं की गति को तो रोकता है, लेकिन जो आपकी गति को रोकता है ना तो घर्षण आपका समाप्त नहीं होता, वो एक दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था वो मुख्य रूप से तापीय ऊर्जा में और साउंड में दोनों में कन्वर्ट होता है। तो आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और गाइज अगर आप फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, मिनी टेस्ट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन बोर्ड प्लेटफॉर्म से आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट सीरीज हैं वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली मिनी टेस्ट मिलता है 30 नंबर का और 30 मिनट में आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।